यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले बहुत ही महान संत आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संत को समाज ने खोया है, इसके प्रति दुख भी प्रकट किया गया। साथ ही अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर जो बना है वह निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है और विशेषकर हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाला है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद पत्र भी कैबिनेट के माध्यम से दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में कार्तिक मेला काफ़ी समय से लगता आ रहा है और पर इस बार हमारे यहाँ राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर चालू था, अभी भी है, पर उसको और विस्तृत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पहले से विक्रम महोत्सव मनाते आ रहे हैं। उसमें सुबह से ही शिप्रा नदी के किनारे लोग सूर्य की आराधना करते हैं और इस बार विक्रमोत्सव व्यापार मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यापार मेले में उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिस प्रकार ग्वालियर के मेले में ऑटोमोबाइल्स को टैक्स में छूट दी जाती थी 50%, उसी प्रकार विक्रमोत्सव मेले में भी ऑटोमोबाइल्स पर 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है। आप सभी जानते हैं उज्जैन में सिंहस्थ 12 साल में एक बार होता है और उसका महत्व भी आप सबको मालूम है। उसकी तैयारी भी हम पहले से ही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 2 बैठकें ले ली है और उसमें काम भी चालू कर दिए हैं। तो अभी प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन जो रोड है अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया है। और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो एक इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन से 6 लेन करने का निर्णय लिया। इसकी लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा पीपीपी मॉडल किया जाएगा। मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता और ऑटोनोमस कैसे विश्वविद्यालय काम कर सकें, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और इसलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय को छोटा करना, उसको ऑटोनोमस बनाना और यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति की कल्पना तो ये है कि कॉलेज भी ऑटोनोमस बने और क्वालिटी एजुकेशन के लिए वे स्वयं एग्ज़ाम भी ले सके। इस प्रकार की सही नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है वही है। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय का हमने डिवीजन किया है। सबसे पहले नए क्रांति सूर्य टाटा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विभाजित कर किया जाएगा। इसका स्थान होगा खरगोन और इसमें कौन कौन से जिले लिए जाएंगे इसके ऊपर बाद में निर्णय लिया जाएगा। उसी प्रकार एक नया विश्वविद्यालय क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय जो गुना के क्षेत्राधिकार में होगा और यह भी विश्वविद्यालय ग्वालियर विश्वविद्यालय से के विभाजित होकर बनेगा। इसके भी क्षेत्र अभी अशोकनगर गुना लिए हैं, पर इसके ऊपर वृहद निर्णय बाद में लिया जाएगा। पर
विश्वविद्यालय 2 नए बनाने का निर्णय आज की कैबिनेट में लिया गया है। लोक सेवा आयोग के रिक्त स्थान थे 2। आज इसकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया था कि 2 सदस्य नॉमिनेट हो। 2 सदस्य को नॉमिनेट करने के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट ने दोनों सदस्यों के नाम को जो कमेटी ने दिया था उस पर अपनी अनुमति प्रदान की है। डॉक्टर H.S. मरकाम जो सहायक प्राध्यापक है दंत रोग मेडिकल कॉलेज जबलपुर में, उसी प्रकार डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी सहायक प्राध्यापक है अर्थशास्त्र में महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर के, इन दोनों को लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त करने का निर्णय जो कमेटी ने लिया था उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने लिया है। आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना का एक बार फिर से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज जल संसाधन विभाग की ओर से ली गई है। यह खंडवा तहसील में खालवा ग्राम रोशनी के समीप घोड़ा पछाड़ नदी पर आंवलिया माध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है निर्माण के लिए और वर्ष 2017 में इस परियोजना के माध्यम से 5000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए सिंचित करने के लिए इस योजना को लागू की गई थी। इसकी 165 करोड़ की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इससे निश्चित रूप से किसानों की खेती में बड़ा लाभ होगा। सिंचित होगी तो हमारे किसान भाई 3 खेती कर सकते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का एक और महत्वपूर्ण विषय था। आप सभी जानते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया है अधोसंरचना विकास के लिए और इसलिए उसके पूंजी बंद में जो निर्धारित सीमा थी उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और ये करीब 500 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है। आज की बैठक के जो निर्णय है वो यही थे। आज कैबिनेट में अनौपचारिक रूप से जो गौशालाओं को और मजबूत बनाना और सामाजिक संगठनों के माध्यम से गाय जो सड़क पर घूमती है वो गौशाला तक पहुँचे और गौशाला की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, इसके लिए सरकार कैसे योगदान दे सकती है इसके बारे में आज चर्चा हुई है। पर इसके लिए एक अलग से विस्तृत चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें कैसे गौशालाएं अपने आत्मनिर्भर बन सके, उनके गोबर, उनका गौमूत्र। कई गौशालाएं ऐसी है देश के अंदर जहां पर गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाई जाती है, गाय के गोबर से पाउडर बनाया जाता है जिससे कि लोग नहाते हैं, साबुन बनाया जाता है गौमूत्र से। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी गौशालाएं जो आत्मनिर्भर हो गई हैं गौमूत्र और गोबर की सामग्री बनाकर। हम उन गौशाला का अध्ययन भी करेंगे और गौशालाएं कैसे मजबूत हो इसके लिए सरकार काम करेगी। जो गौ माताएँ सड़क पर भटकती है और एक्सीडेंट में लहूलुहान हो जाती है, ये निश्चित रूप से हम सब समाज के लिए दुख की बात है और हम इसको जिम्मेदारी के साथ गौ माताओं के साथ उनका संरक्षण हो, क्योंकि जो बूढ़ी हो जाती है, उनकी दुर्दशा हो जाती है, तो उन सब के लिए एक अच्छी गौशाला बनाए, वहाँ उनको मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए सरकार एक वृहद प्लान बनाएगी। आज शुरुआत में ही कैबिनेट ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है कि भगवान राम का मंदिर जो बना है ये हमारे देश के आत्मगौरव को बढ़ाने वाला निर्णय है और निश्चित रूप से देश की जनता बहुत प्रफुल्लित है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया।